यस बॉस, कीजिए स्टार्ट। यस बॉस। फिर अपन आगे बात करते हैं कफ के गुण की। कफ के गुण, कफ कैसा होगा? स्निग्ध होगा, शीत होगा, गुरु होगा, स्वभाव में गुरु होता है, और मंद होगा, श्लक्ष होगा। अब ये सारे गुण वही होते हैं जो 20 गुरवादी गुण की अपन बात करते हैं। अष्टांग हृदय में आपने पढ़े होंगे 20 गुरवादी गुण होते हैं, वही गुण होते हैं ये सारे। श्लक्ष्ण और मृतस्न और स्थिर, ये इस नेचर वाला क्या होगा? कफ होगा। अब आगे बात करते हैं कैसे कैसे क्या है। फिर है कफ का प्रकोप के हेतु। अब ये मैंने डिटेल में आपसे यूं नहीं डिस्कस किए हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। आप लोग हमारी क्लास का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। फिर बात करते हैं कफ के प्रकोप के हेतु। वही आहारज, विहारज और काल के अनुसार 3 हेतु करने हैं अपन को। आहारज, अगर गुरु भोजन करते हैं तो गुरु स्वभावतः कफ के गुरु गुण को बढ़ाएगा, तो अपने आप ही क्या होगा? कफ का प्रकोप होगा। मधुर भोजन, मधुर रस, मधुर अम्ल, लवण, ये तीनों क्या करते हैं? कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो अगर मधुर भोजन, बहुत ज्यादा मीठा मीठा खा रहे हैं, बोलते हैं बहुत ज्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कफ करने वाला होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। अति स्निग्ध, अति स्निग्ध भोजन खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्नेह का उसमें यूज कर रहे हैं, घी तेल वाला खाना खा रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा? कफ को बढ़ाने वाला होगा। दुग्ध, दुग्ध कैसा होता है? मधुर, शीत, मधुर, तीनों ही फैक्टर, वीर्य और विपाक, दुग्ध के तीनों ही फैक्टर क्या होते हैं? कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। रस, वीर्य, विपाक, तीनों से ही क्या होता है? दुग्ध कफ वर्धक होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो अल्प निद्रा वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती, उनको रिकमेंड किया जाता है कि रात को दूध पी के सोया करें, क्योंकि दुग्ध क्या करेगा? कफ को बढ़ाएगा। कफ बढ़ते ही क्या होगी? नींद आएगी। इक्षु, जो इक्षु विकार होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं? इक्षु कैसा होता है? मधुर रस वाला होता है। ये भी क्या करेंगे? कफ को बढ़ाने वाला होगा। दधि, अभी बात की थी पित्त के लिए दधि की, कि दधि कैसा होता है? अभिष्यंदी होता है। अभिष्यंदी गुण के कारण क्या करेगा? वो कफ को बढ़ाएगा। और उष्ण गुण के कारण वो क्या करता है? पित्त को बढ़ाने वाला होता है। सर्पी प्रयोग, ज्यादा मात्रा में घी का यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा? कफ को बढ़ाने वाला होगा। और ये तो अपना यूनिवर्सल निदान है। अति दिवाशयन, जो दिन में बहुत ज्यादा सोता है वो एक ना एक दिन जाके मोटा होएगा ही होएगा, यानी कि कफ बढ़ेगा ही उसके अंदर। कालानुसार, जैसे पित्त की बात की थी काल के अनुसार, ऐसे ही कफ के भी है। दिन व रात्रि के समय, दिन प्रातः काल की बात है, काल में क्या होगा? कफ बढ़ेगा। दिन व रात्रि के आदि, आदि का मतलब पहले पहर में, प्रातः काल और रात्रि के पहले पहर में क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है। और भोजन करने से पहले, सॉरी, भोजन करने के जस्ट बाद, जैसे अभी अभी खाना खाया, तो खाना खाते ही क्या होता है? कफ बढ़ता है। और वसंत ऋतु में स्वभावतः आप सभी ने सुना होगा कि कफ का वसंत ऋतु होता है। सबको पता ही है कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो वसंत ऋतु में अल्टीमेटली क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है। क्यों होता है? क्योंकि हेमंत और शिशिर, ये दोनों ही क्या कराने वाली ऋतु, इन दोनों ऋतुओं में कफ का संचय होता है। तो संचय होते होते वसंत ऋतु में वो कफ क्या होता है? ये लाइन आपने अष्टांग हृदय में सुनी होगी कि सूर्य की गर्मी से वो संचित हुआ कफ, जो हेमंत और शिशिर में जो संचित हुआ कफ है, वो वसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी से पिघलने लगता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो रहा है। फिर बात करते हैं प्रकोपित कफ के लक्षण की। तो इसमें कोटेशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए ऐसे ही लिख दिया है। दृढ़ता। अब बात बताइए कि जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी मात्रा में जो दोष होना चाहिए वो है, यानी कि जैसे बात करूं मैं बॉडी की बनावट की, बोन्स चाहिए, ठीक है, बोन, हड्डियों का ढांचा चाहिए बॉडी की बनावट के लिए, उसके ऊपर फैट की कवरिंग चाहिए, मसल्स चाहिए, स्किन चाहिए, है एक बॉडी पूरी तैयार। अब दृढ़ता, यानी कि जो उसकी बॉडी है वो दृढ़ है, उसकी बोन्स मजबूत हैं, उस बोन्स पे जितनी मसल्स की क्वांटिटी प्रॉपर है, मसल ज्यादा पतली नहीं है, वीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कफ सही है। तो ये दृढ़ता सब किस पे डिपेंड करती है? कफ पे। दो व्यक्ति हैं, दो टाइप के व्यक्ति हैं, एक मोटा है एक पतला है। मोटे में कफ बहुत ज्यादा है, पतले में कफ बिल्कुल नहीं है। दोनों की ही बनावट बेकार लगती है देखने में। बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति है वो भी देखने में अजीब लगता है, बहुत ज्यादा पतला है उसको देखते ही कि क्या हड्डियों का ढांचा है। तो जो बैलेंसिंग स्टेट होती है, जो एकदम ऐसे बोलते हैं कि एकदम हेल्दी बॉडी है, वो कब? जब
कफ भी अपनी बैलेंसिंग स्टेट में है, और कफ अपनी बैलेंसिंग स्टेट में, तो जो उस व्यक्ति की जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट जो होगी, बोन्स हुई, फैट हुआ, मसल्स हुई, वो सारा क्या होगा, प्रॉपर होगा, तो वो देखने में भी कैसा होगा, दृढ़। तो इसलिए बोलते हैं कि दृढ़ता और शिथिलता। शिथिलता से बात करते हैं कि जैसे फैट बहुत ज्यादा है, लटकता हुआ दिखाई देगा, तो वो शिथिल, उसके अंदर फ्लैसिडिटी यानी कि वो लटकता हुआ दिखाई देगा, तो ये कब होगा, कफ के प्रकोप से। और दृढ़ता कब होगी, जब कफ अपनी बैलेंसिंग स्टेट में होगा तब। उपचय और कृशता। उपचय से समझ सकते हैं, यहाँ पे उपचय से मोटापा नहीं लेना, एकदम हेल्दी, जो जितना वेट, जिस हाइट के लिए जितना वेट होना चाहिए उतना ही है, वो तो हो गया उपचय, यानी कि ठीक है, ना तो ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है। और कृशता, अगर कफ की कमी हो गई, कफ की वृद्धि हो गई तो स्थूल हो जाएगा, कफ की कमी हो गई, बहुत ज्यादा कफ का क्षय हो गया, तो कैसा हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। उत्साह, अगर कफ ठीक ठीक है, अगर कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति कैसा होगा, आलसी, उसका उठने का मन ही नहीं करेगा, कोई काम करने का मत कहो, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बोलेगा। और कफ एकदम ठीक ठीक है तो क्या है, हर चीज का एक्साइटमेंट, जैसे अपनी क्लास होती है 9 बजे, आप सभी लोग तैयार रहते हो, और कोई आलसी है, अरे यार आज पढ़ने का मन नहीं है, तो वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर कफ बढ़ा हुआ है। जरूरी नहीं है हर किसी के अंदर ऐसा हो, कफ वाले के अंदर ऐसा होगा ही होगा। फिर बात करते हैं वृषता और क्लीवता। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ मैं, कि जैसे कफ के लिए अगर अपन बात करते हैं, तो जो मेद व स्रोतस पे मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूंगी। जो मेद व स्रोतस, जहां स्थूल की बात करते हैं, स्थूल के अंदर क्या होता है, मेद व स्रोतस का अवरोध हो जाता है। अवरोध होने का मतलब मेद व स्रोतस का समझ लेना आप, कि आगे की धातुएं उसकी प्रॉपर नहीं बनती हैं। कौन कौन सी, अस्थि, मज्जा और शुक्र, केवल मेद का ही निर्माण उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा होता रहता है। वृषता क्लीवता स्थूलता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो मेद का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होता रहेगा। जैसे जब अपन स्थूल्य जो रोग पढ़ेंगे वहां डिटेल में इसकी संप्राप्ति की बात करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वृषता और क्लीवता के मेद व जब मेद जो स्थूल व्यक्ति है उसके अंदर मेद मेद का ही निर्माण ज्यादा से ज्यादा होता रहता है, आगे के स्रोतस का अवरोध हो जाता है, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब मेद से अस्थि नहीं बन रही, मज्जा नहीं बन रही, तो शुक्र बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो वो व्यक्ति जो स्थूल व्यक्ति है वो कैसा हो सकता है, क्लीव, क्लीव यानी कि इनफर्टाइल हो सकता है वो, उसके कभी भी आगे उसके संतान उत्पत्ति ना हो। और अगर कफ सही है, मेद व स्रोत एकदम परफेक्ट है, कफ सही है, तो वो कैसा होगा, वृषता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शुक्र का भी प्रॉपर फॉर्मेशन होगा। ज्ञान व विज्ञान, अगर कफ की वृद्धि हुई, कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वह आगे जाके जो एक धीरे धीरे, जैसे संज्ञा व स्रोतस, मनो व स्रोतस, इनकी बात करते हैं, इन पर अवरोध करने लगता है, हृदय पर आवरण करने लगता है, तो उस व्यक्ति को क्या है, मोह का ज्ञान होता है। वो व्यक्ति मोह यानी कि सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है। और अगर ये सही है तो वो सही और गलत को एकदम उसको पता रहेगा कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये गलत है। तो ये सब कफ पर डिपेंड करता है। ज्ञान और विज्ञान, बुद्धि और मोह, ये डिपेंड करती है कफ पर। ऐसे बोलते हैं ये तो आदमी एकदम मूडी है, कफ बहुत ज्यादा है, सोचने समझने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, मोह हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो मोह से ग्रसित हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके हृदय पर आवरण हो जाता है कफ का। जो रसव स्रोतस का स्थान बताया गया है, कहाँ, हृदय के अंदर। और रस का ही मल क्या होता है, कफ होता है। अगर रस व स्रोतस की थोड़ा थोड़ा सा दूसरी जगह से मैं कोरिलेट कर रही हूँ, रस व स्रोतस, रस धातु, हर चीज का एक तो प्रसाद भाग होता है, एक किट भाग होता है। जो रस धातु है उसका किट भाग क्या होता है, कफ होता है। अगर रस धातु की विकृति हुई तो कफ ज्यादा बढ़ेगा। और रस धातु का स्थान क्या है, हृदय। कई आचार्य रस का स्थान हृदय, कई बोलते हैं सर्व शरीर। तो अगर हृदय स्थान माने और वहीं जाके उस पर हृदय पर कफ का आवरण हो जाएगा, और हृदय के अंदर आयुर्वेद में आत्मा, मन, सबका स्थान हृदय के अंदर माना गया है, तो उस मन पर हृदय का, सॉरी, कफ का आवरण हो जाने से उसको मोह की स्थिति होगी। तो ये है कफ के प्रकोपित होने के लक्षण। फिर आगे बात करते हैं कफ वृद्धि के लक्षण। कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सबसे पहला जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो सबको आसानी से समझ
आता है वो होगा अग्निमांद्य। जैसे अभी बोला था कि कफ के प्रकोप से तो अग्निमांद्य होगा ही होगा, तो सबसे पहले लिखा श्लेष्मा अग्नि सदन। अग्नि सदन मतलब अग्निमांद्य हो जाएगी। प्रसेक, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होगा, कफ का प्रसेक होगा, सलाइवेशन बढ़ जाएगा। आलस्य, शरीर में उसको आलस्य रहेगा, फुर्ती नहीं रहेगी, कुछ भी काम करने में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, आलस्य उसको बहुत ज्यादा रहेगा। गुरुता, खुद की बॉडी को उसको हैवीनेस फील होगी, ऐसे लगेगा कि मुझे कोई उठा के ले जाए, खुद खुद को खुद से चलने में आलस आएगा, इतनी हैवीनेस फील होती है उसको। तो शरीर में गुरुता भी किसकी वजह से? कफ की वजह से। अब आगे बात करते हैं श्वेतता। कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, जहां पांडु या श्वेत वर्ण की बात करें वहां पे कफ की बात आएगी। तो कफ के प्रकोप के कारण क्या होगा, उसका पूरी जो बॉडी है वो श्वेत दिखाई देने लगेगी, बहुत ज्यादा सफेद होगा। ऐसे बोलते हैं ना ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा गोरा है, तो उनमें कहीं ना कहीं कफ का रोल होता है। फिर उसके बाद शीत का अनुभव। कफ का गुण मैंने देखा था, शीत गुण होता है, तो उसको कफ, जो कफज प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको जो सर्दियां सहन नहीं होती हैं, क्योंकि उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, एक तो कफज वाला एक वातज वाला, ये दोनों सर्दियों को सहन नहीं कर पाते हैं। शीत का अनुभव वो, क्योंकि इनके गुण में ही शीतता होती है, कफ का गुण शीत गुण होता है, और बाहर से भी इसको अगर शीत का अनुभव है तो इनको ठंड ज्यादा लगती है। श्वास कास, जब भी अपन पैथो सेकंड की बात करेंगे, पैथोलॉजी सेकंड में, उसमें ये सारी डिजीज आएंगी श्वास कास। तो इनका जो दोष होगा, मेन जो दोष होता है प्रकोपित करने वाला, इन रोग को बढ़ाने वाला, वो कौन होता है? कफ होता है। अगर कफ की वृद्धि हुई, क्यों? क्योंकि कफ का स्थान कहाँ बताया गया है, मेन जो आचार्य स्थान बात करते हैं कफ की, वो कहाँ करते हैं? आचार्य चरक की बात करते हैं, तो आचार्य चरक ने कफ का स्थान कहाँ बताया? उर प्रदेश बताया है। और उर प्रदेश यानी कि लंग्स वाला रीजन, और ये सारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, श्वास हुआ, कास हुआ। अगर कफ प्रकोपित है तो सबसे पहले उसी जगह के डिसऑर्डर होंगे ना, जो वहां के हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसकी वजह से होंगे? कफ के प्रकोप की वजह से। अति निद्रा बहुत ही फेमस, सबको पता होता है। अति दिवा स्वयं से क्या किया? पहले कफ को प्रकोपित कर लिया। अब कफ प्रकोपित हो चुका है तो नींद तो उसको बहुत ज्यादा ही आएगी। कभी भी कहीं भी सुला लो, चाहे जहाँ क्लास में भी सोते हैं लोग, तो वो क्या होता है, कफ बढ़ा हुआ जो व्यक्ति उसको नींद ज्यादा आती है। फिर अगला अपन बात करते हैं कफ के क्षय। कफ का क्षय होने पर, अब कफ का क्षय, जैसे कि कल आप लोगों ने अगर बॉस की बात सुनी हो, बॉस ने जो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी थी, उसमें बॉस ने बोला था कि कफ का क्षय, अगर एक चीज का क्षय होता है तो दूसरे की वृद्धि होती है, और ये मेनली जो चीज चलती है वो कफ और वात में ज्यादा चलती है। ठीक है, अगर कफ की कमी हो गई तो अपन दूसरा ये समझ जाएंगे अपने आप ही कि इसके अंदर वात की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वात बढ़ रहा है, कफ का क्षय हो रहा है, उसके अंदर ताकत नहीं रही, बल नहीं रहा, तो उसको चक्कर आएंगे ज्यादा, भ्रम, उसको चक्कर आएंगे, क्योंकि कफ क्या कर रहा है? बल देने का काम कर रहा है। हाँ, वो प्रकोपित अवस्था में वो आगे जाके स्थूलता और वो सब करेगा, वो सब चीज छोड़ो, लेकिन अगर वो अपनी बैलेंसिंग स्टेट में है, शरीर को बल प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? कफ करेगा। अगर कफ का क्षय हो गया तो शरीर में ताकत नहीं रहेगी, तो उसको चक्कर आएंगे। श्लेष्म आशयानाम शून्यत्वम। अब जो कई आचार्य हैं वो, अब आमाशय के दो पार्ट करूं, ठीक है, आमाशय के दो पार्ट करते हैं। तो अपर पार्ट में क्लेदक कफ का स्थान है, लोअर पार्ट में पाचक पित्त का स्थान है। उरर प्रदेश तो मेन स्थान बताया है, लेकिन आमाशय में भी क्लेदक कफ होता है। तो वहां पे क्या होगा? आमाशय तथा अन्य आशय जहां पर कफ रहता है उरर प्रदेश में, और जो स्थान है, संधियां, बहुत सारे स्थान बताए गए हैं कफ के, तो उन सब में क्या है? श्लेष्मा की शून्यता, क्योंकि वहां से क्षय होने लग गया, तो उस स्पेस से कफ धीरे धीरे गायब होने लगेगा, उसमें कमी होने लगेगी कफ की उस स्थान में। हृदय की धड़कन में वृद्धि। हृदय की धड़कन अभी बात की थी, जो रस धातु का मल है वो क्या है? कफ। और जो हृदय की धड़कन, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हृदय का सारा जो काम है, अगर अपन धातु की बात करते हैं तो वो रस के हिस्से जाता है, रस के हिस्से जाता है। रस कफ का क्षय है, कफ बन नहीं रहा। अब यहाँ पर दोनों ही चीजें, यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी है। कफ प्रकोपित होगा तब भी ये देखने को मिल जाएगा आपको, और कफ की कमी है तो भी देखने को मिल जाएगा। या फिर दूसरा ये समझ सकते हैं कि हृदय की धड़कन, उसकी जो एक तरह से दूसरा मतलब यहाँ पे समझेंगे इसका बेचैनी, उसको बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि वात प्रकोपित होगी।
दूसरा तो यहाँ से ये समझ लो। और पहला बता ही दिया कि जो रस व रस का मल होता है कफ, वहां से निर्माण न होने की वजह से, अगर कफ बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो रस धातु भी क्या है, विकृत होगी, तो उसकी वजह से हृदय की, क्योंकि आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा शायद, घट्यते सहते शब्दम नाच्य द्रवती शूल्यते, ये रस की वृद्धि या क्षय का लक्षण है। तो जो रस वह स्रोतस है उसका डायरेक्ट इफेक्ट जाता है हृदय पर, और हृदय ही कोरिलेशन है किसका, कफ का। तो हृदय की धड़कन और कफ का और रस का, तीनों का कोरिलेशन आप आपस में समझ लीजिएगा अच्छे से, कि यहाँ पे कफ का क्षय हुआ है, कहीं ना कहीं रस का। कफ का क्षय क्यों हुआ, क्योंकि कफ के मल की बात की, कफ किसका मल है, रस धातु का, कहीं ना कहीं रस धातु का क्षय हुआ, इसलिए क्या हुआ, हृदय की धड़कन में वृद्धि हुई। संधियों में शिथिलता, संधियों में कौन सा कफ रहता है, श्लेष्मक कफ रहता है। अगर वहां पर कफ नहीं है तो संधियों में कैसा है, लूजनेस फील होने लगेगी, शिथिलता फील होने लगेगी। तो ये सारे बात की अपन ने, ये सारे अपने दोष के क्षय वृद्धि के लक्षण। एक दूसरा जो टॉपिक है अपना पहले चैप्टर का वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो है दोष धातु आश्रय 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 भाव, इसकी बात अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हेलो, सभी बच्चे ध्यान दें, जो जितने भी आज बताया ना, वात पित्त कफ। बॉस आपको कुछ कहना है? हाँ, वो से मैं बोल रहा हूँ कि ये वात पित्त कफ के लक्षण बॉस छः। बॉस बॉस आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ बहुत से कि जितने भी आपने बताया ना वात पित्त कफ के क्षय के प्रकोप के वृद्धि के लक्षण, ये बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो अब हर बार ये चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं बताई जाएंगी, तो ये ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर की है बॉस ने, तो बॉस आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बॉस आपकी आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। ओके, अब क्लियर है आवाज़? हेलो। यस सर। हाँ बॉस। मैं बोल रहा था कि ये जितने भी वात पित्त के हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हाँ जी ध्यान वो। से याद कर लेना। ठीक है बॉस, तो आज के लिए काफी है। ओके बॉस, थैंक यू।